हे गाइस, वेलकम बैक टू द प्लॉट ट्विस्ट, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टोरीज। एंड आज के स्टोरी में आप लोग सुनने जा रहे हैं द डार्क रूम। सो गाइस, इस टाइम हमने थोड़ा डिफरेंट काम किया है क्योंकि ये किसी और ऑथर या राइटर का स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी हमने खुद ही लिखा था एंड ये स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है गाइस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब स्टोरी को एंड तक सुनिए एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टोरी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी लिया था। दिन भर घर में अकेला ही बैठा था। अचानक शाम के वक्त अरविंद मेरे घर आया। उसकी आंखें लाल थे, उसके बाल बिगड़े हुए थे। उसका चेहरा देख के साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत दिनों से शेव नहीं किया है। मैंने बोला, और दोस्त क्या हाल है? लेकिन अरविंद ने मेरे बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया। वो चुपचाप अंदर आके सोफे पे बैठा। अरविंद मेरा दोस्त है। वो पेशे से एक प्रेस फोटोग्राफर है। बहुत से न्यूज़पेपर्स में उसके ही खींचे गए फ़ोटोज़ निकलते हैं। उसे अपने काम से बहुत लगाव है, इसलिए वो हमेशा खुश मिजाज में ही रहता है। लेकिन आज वो कुछ अलग सा ही लग रहा है। उसका वो हालत देख के मैंने पूछा, तुझे हुआ क्या है अरविंद? ये क्या हालत बनाया हुआ है अपना? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपनी नज़रें मेरी तरफ करके बोला, मैं शायद और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा। क्यों? अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम भूत में विश्वास करते हो? नहीं, जो चीज़ मैंने कभी अपने आंखों से ही नहीं देखा उसमें मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? असल में जिस घर में मैं पिछले 1 महीने से रह रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं और बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं क्या, वहाँ कोई भी नहीं रह सकता। क्यों? पिछले कुछ दिनों से ना वहाँ पर बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। अरविंद, शांत हो जाओ। आखिर बात क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं अपने घर पे किसी और का अस्तित्व महसूस कर सकता हूँ, जैसे कोई हमेशा से मेरे ऊपर नज़र रखा हुआ है। कभी खिड़की के पीछे, कभी अलमारी के अंदर, और घर के एक कोने से जैसे कोई हमेशा मुझ पे नज़र रखा हुआ है। मुझे लगता है तुम काम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ही तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो क्या मैं तुम्हारे पास दौला चलाता? शाम होते ही मेरे घर में लाइट चला जाता है, जबकि बाकियों के घर में रहता है। मैंने कॉम्प्लेन भी किया, लेकिन उन लोगों ने बताया कि सब कुछ ठीक है। लाइट जाने के बाद ही सब कुछ शुरू हो जाता है। मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं और नहीं बता सकता, तुम्हें खुद चल के देखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज रात के लिए तुम यहीं पे ठहर जाओ। कल सुबह हम दोनों ही तुम्हारे उस घर पे चलेंगे। तुम ज़रा बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। चाय पीते पीते हम आपस में बातें कर रहे थे, ऑफिस की, हमारे ट्रिप्स की। फिर हम दोनों को ही हमारे दोस्त राहुल की याद आ गई। अरविंद, राहुल और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। हम तीनों की जोड़ी बचपन से ही बहुत ही अच्छी थी। मुझे और अरविंद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल अब नहीं रहा। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में वो चल बसा। राहुल की बात याद करके हम दोनों ही इमोशनल हो गए थे। फिर हमने अपने आप को संभाला। अरविंद ने बोला, और तुम्हारा सब कैसा चल रहा है, ऑफिस वगैरह? हाँ, वैसा ही चल रहा है सब कुछ। वही पुराना ऑफिस, वही लोग और वही काम। ऐसे ही रात बढ़ने लगा।
और बातें करते करते हम कब उस सोफे में ही सो गए थे, हमें पता भी नहीं चला। अगले सुबह हम देर से जागे थे। आज भी आसमान साफ नहीं था, तो हम जल्दी से तैयार हो गए। अरविंद अभी जिस जगह पे रहता है वो जगह यहाँ से बहुत ही दूर है। 2 ट्रेन बदल के फिर एक बस लेना पड़ता है, वहां से फिर एक और ट्रेन और फिर एक टैक्सी। इसलिए वहां पहुंचने में शाम हो गया। आखिरी वाले ट्रेन से उतर के मैंने बोला, हाँ, यहाँ पहुंचने में तो शाम हो गया। अरविंद, अब जल्दी से एक टैक्सी देखो यार, मुझसे और चला नहीं जा रहा है यार। हाँ यार। टैक्सी से और भी लगभग 30 मिनट चलने के बाद हम अरविंद के घर के सामने वाले मोड़ में जाके पहुंचे। मैंने घड़ी में देखा, तब 5 बज रहे थे। नोटिस किया, घर के सामने जाते ही अरविंद जैसे डर सा गया। फिर भी हम घर के अंदर गए। अंदर जाके मैंने देखा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही है, लाइट भी है। मैंने अरविंद को बोला, देखा सब कुछ बिल्कुल ठीक ही है, तुम फालतू में ही डर रहे थे। लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। बारिश तब रुक गया था, इसलिए हम जल्दी से फ्रेश होके बाहर घूमने निकले थे। पास के चौराहे पे ही एक चाय का दुकान था, तो हम वहाँ चाय पीने के लिए गए। हम अंदर बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बातें करते करते मैंने नोटिस किया सब लोग जैसे हम दोनों को ही घूर रहे थे। इवन वो चाय वाला खुद भी। कुछ ही देर में चाय वाला खुद ही 2 चाय और नमकीन लेके आया। प्लेटों को हमारे टेबल के ऊपर रख के उसने बोला, बुरा मत मानिएगा साहब जी, लेकिन आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ? साहब जी, आप लोगों ने अभी तक यहाँ कुछ देखा या सुना नहीं? मैंने कहा, आप किसको देखने या सुनने की बात कर रहे हैं? लेकिन मेरे बातों का कोई जवाब दिए बिना ही उसने कहा, साहब जी, मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ। आप लोग उस घर में मत रहो साहब जी। वो जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ एक परछाई रहता है, इसलिए कोई भी इंसान वहाँ नहीं रहता है साहब जी, और कोई उस घर की तरफ जाता भी नहीं है। साहब जी, अब भी वक्त है। आप लोग वहां से भाग जाओ। मैं उसकी बातों को सुन के गला फाड़ के हंसने ही जा रहा था, लेकिन अरविंद ने मुझे रोक लिया और उसने उस आदमी से बोला, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है, एक परछाई जैसी कोई चीज़ है, और मैंने महसूस भी किया है जैसे कोई मुझे हमेशा से घूरता है, और नीचे की उस डार्क रूम से कुछ आवाज़ें भी आती है। तो आपने भी उसे देखा है साहब जी? मैंने देखा वहाँ का हर एक शख्स हमें ही देख रहा है, और परछाई का नाम सुनते ही वो सब जैसे अचानक ही थोड़ा डर गए। उन लोगों की आंखों से ये साफ जाहिर होता है कि वो डरे हुए हैं, और इसका मतलब चाय वाले की बात झूठा नहीं हो सकता। मैंने चाय वाले से पूछा, लेकिन क्या आपने कभी उस परछाई को अपनी आंखों से देखा है? हाँ साहब जी, मैंने देखा है, और सिर्फ मैंने ही नहीं, यहाँ बैठे लोगों में से बहुतों ने उसको देखा है साहब जी। एक दिन रात को मैं दुकान बंद कर रहा था, तब मुझे एक आवाज सुनाई दिया। वो आवाज उसी घर की तरफ से आ रहा था। मैं और मेरे 2 साथी वहां जाके देखा, खिड़की के बाहर से एक परछाई अंदर की तरफ देख रहा है। उसके 2 बड़े बड़े लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रहे थे। वो देखकर हम डर के मारे वहां से भाग निकले, और आपसे पहले भी जो लोग यहाँ किराए पे रहे थे उन्होंने भी उसे देखा था साहब जी। लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरविंद साहब जी, आप तो मेरे दुकान पे पहले कभी आए नहीं, और आप बहुत सुबह सुबह मेरे दुकान खोलने के पहले ही ऑफिस चले जाते हो साहब जी। और घर के ओनर ने भी मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। वही तो बात है साहब जी, मेरी बात मानिए, पहले ये जगह ऐसा नहीं था, लेकिन
जब से उस घर के पुराने मालिक ने उस घर को बेच दिया और उसका नया मालिक यहाँ आया, उसके उसके कुछ ही दिनों के बाद से ही उस घर में अजीब से चीजें होना शुरू हुआ। तब घर के उस नए मालिक ने घर को किराए पे देना शुरू किया। लेकिन साहब जी, कोई भी इंसान वहां नहीं रह सकता। मेरी बात मानो साहब जी, आप भी वहां मत रहो साहब जी। हमें सावधान करके चाय वाला टेबल से उठ के चला गया। फिर अरविंद ने धीरे से बोला, अब समझे मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा था और तुम्हें अपने साथ क्यों लाया। और नहीं होता मुझसे, हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। एक तो अरविंद पहले से ही डरा हुआ है और चाय वाले की बातें सुन के वो और भी डर गया। फिर से हल्का सा बारिश शुरू हुआ। चाय ख़त्म करके हम वापस उस घर की तरफ ही आ रहे थे। घर के सामने जाते ही पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे इस घर में कुछ तो बात है। हम लोग अंदर गए। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। अब मैंने अरविंद को घर के ओनर के बारे में पूछा। इस घर का ओनर कहाँ है अरविंद? ओनर यहाँ नहीं रहता है, वो सिर्फ वीकेंड पे आता है और यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूर पे उसका एक और घर है, वो वहाँ पर रहता है। तुम उससे कभी मिले नहीं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार जब रेंट लिया था तब। इसके अलावा और कभी नहीं? मेरी बात खत्म होते ही अचानक लाइट चला गया, जिससे कि अरविंद बहुत डर गया। ये देख, वो आ गया, अब क्या होगा? मैंने बोला, डरो मत अरविंद, ये लो एक टॉर्च पकड़ो। फिर से जोरों से बारिश शुरू हुआ। मैंने बोला, चलो अरविंद, खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन टॉर्च जला के ही हम चौंक गए, क्योंकि टॉर्च जला ही नहीं। हम दोनों ने ही बहुत कोशिश की अपनी अपनी टॉर्च को जलाने की, लेकिन वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। जबकि कल तक वो सही थे, सही से काम कर रहे थे। अजीब बात है, अचानक से दोनों ही टॉर्च कैसे खराब हो गए? अरविंद ने डर के बोला, ये उसी का काम है, मतलब वो आ गया। यार अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना और एक मोमबत्ती जलाओ। कुछ देर बाद मोमबत्ती चला के हम खाना खाने किचन में गए। टेबल पे बैठ के जब हम खाना खा रहे थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई दिया। मुझे लगा शायद वो बादल गरजने की आवाज है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। खाना ख़त्म करके हम सीधा सोने चले गए। अरविंद को अभी भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए हम एक साथ सो रहे थे। यहाँ आने के बाद से ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे सच में कोई हमेशा हम पर नज़र रखा हुआ है। खिड़की की तरफ देखा, बाहर जोरों की बारिश हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो क्या है? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। इसलिए लगा शायद वो मेरी वहम है। मैं अरविंद को कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल घर में रखे हुए दोनों ही मोमबत्ती एक साथ बुझ गए और पूरा अंधेरा छा गया। वो आ गया आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब बात है, खिड़की और दरवाजा तो बंद है, फिर मोमबत्ती बुझे कैसे? मैं फिर से उन बुझे हुए मोमबत्तियों को जलाने ही जा रहा था, और उसी वक्त हम दोनों को ही हैरान करके वो दोनों मोमबत्ती फिर से जल उठे और कुछ देर के बाद फिर से अपने आप ही बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक हवा में ही एक आग का गोला जल उठा और उस आग के गोले में हमने देखा एक हाथ उस आग के गोले के अंदर से निकल के हमारी तरफ इशारा कर रहा है। अब मुझे अपने आप को संभालना पड़ा,
क्योंकि अभी हमने जो देखा उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं और अरविंद उस आग के गोले को देख रहे थे। गोले के अंदर से वो काला हाथ धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रहा था, फिर अचानक वो गायब हो गया। अब हमें खिड़की में एक काली परछाई दिखा, जिसके तो लाल बड़े आंखें थे। अरविंद बहुत डर गया था। उसने बोला, आदित्य आप समझे मैंने वो सब कहा क्यों था? जिंदगी में मैं कभी भूतों से नहीं डरा, लेकिन आज पहली बार मुझे डर लगा। हमने देखा वो परछाई फिर से गायब हो गया। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। कुछ ही वक्त के बाद हमें एक हल्का आवाज सुनाई दिया। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगा और फिर दरवाजे में किसी ने दस्तक दिया। अब अरविंद बहुत डर गया था। उसने चिल्ला के बोला, आदित्य मुझे बचा लो आदित्य, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब तक मैंने अपने आप को संभाल लिया था और मन ही मन ये तय कर लिया था कि चाहे वो जो कुछ भी हो, मैं उससे नहीं डरूंगा। मैंने अरविंद से बोला, शांत हो जाओ अरविंद, डरो मत। वो चीज चाहे जो कुछ भी हो, हम उसका सामना करेंगे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, दरवाजे में कौन है? कौन है वहां? लेकिन जवाब में हमें वही आवाज फिर से सुनाई दिया। वो आवाज बहुत ही धीमे से आ रहा था। हमें लगा वो आवाज जैसे नीचे के किसी कमरे से आ रहा है। अब मैंने फिर से पूछा, कौन है? जवाब दो, सामने क्यों नहीं आते? मेरे ऐसे पूछते ही घर के दोनों मोमबत्ती फिर से अपने आप जल उठे और दरवाजा अपने आप ही खुल गया। लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वो आग का गोला फिर से जल उठा, लेकिन इस बार उसके अंदर से वही काली परछाई निकला और हमने देखा वो परछाई सीधा आईने में घुस गया। हम दोनों ही ये सब देख के इतना हैरान हो गए थे कि हमसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। हमने आईने की तरफ मुड़ के देखा, वहां साफ लिखा था, मुझे बचाओ। हमें समझ नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है। मैंने फिर से पूछा, कौन हो तुम और हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? अब हमारे आंखों के सामने ही वो परछाई आईने से निकल गया और वो आग के गोले में बदल गया। अब हमें फिर से उस आग के गोले के अंदर वही काला हाथ दिखा। वो हाथ हमारी तरफ जैसे कोई इशारा कर रहा है। मुझे लगा वो हाथ जैसे हमें कुछ बताना चाहता है। हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अरविंद शांत हो जाओ, लगता है वो हमें कुछ बताना चाहता है। फिर हमने देखा वो हाथ हमें कमरे से बाहर जाने की इशारा कर रहा है। मैंने अरविंद से कहा, हमें उसके साथ जाना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? मत जाओ उसके साथ। शांत हो जाओ अरविंद, तुम डरो मत। मुझे देखना है वो क्या कहना चाहता है, और अगर तुम भी देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, और अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मेरे साथ मत चलो, यहीं बैठे रहो। नहीं, मैं ये अकेला नहीं रह सकता। उससे अच्छा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो फिर चलो, चलते हैं। उस हाथ को फॉलो करके हम बेडरूम से निकल के सीधे सीढ़ियों से नीचे आ गए। अब हमें वो आवाज ठीक से सुनाई दे रहा था और हमें यह भी पता चल गया कि वो आवाज नीचे के डार्क रूम से आ रहा है और वो हाथ डार्क रूम की तरफ ही इशारा कर रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सारी फसाद की जड़ इसी डार्क रूम के अंदर है। अरविंद,
क्या हमें अंदर जाना होगा? मैंने उस परछाई को पहली बार डार्क रूम के अंदर ही देखा था। मुझे लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब तक मैंने फैसला कर लिया था, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही है। चलो अरविंद, हम अंदर चलते हैं। हम लोग डार्क रूम के अंदर घुस गए। घर के ठीक बीच में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था, जिसके ऊपर बहुत से फोटोकॉपीज थे। इसके अलावा एक तो बुक शेल्फ्स और पुराने कुछ चीजें यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। इन सब के अलावा घर के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो फिर वो हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? मैंने फिर से पूछा, तो फिर तुम हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? मेरे बोलने के बाद ही वो आग का गोला फिर से हमारे सामने आके हाजिर हुआ, लेकिन इस बार उस आग के गोले के अंदर से कोई परछाई नहीं निकल रहा था। परछाई के बदले हमें उसके अंदर एक इंसानी शरीर दिखा, जिसके जिस्म के दोनों तरफ से 2 तलवार घुसे हुए थे, लेकिन हमें उसका कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। अरविंद अब और ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने पागलों की तरह चिल्ला के बोला, कौन हो तुम और चाहते क्या हो, और हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? हाँ, हमें बताओ तुम कौन हो और आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? मेरे ऐसे पूछते ही हमने देखा उस आग के गोले के अंदर से वही काली परछाई निकला, और हमारे आंखों के सामने ही वो परछाई एक इंसानी शरीर में बदल गया। और उस इंसान का चेहरा देख के मैं और अरविंद एक साथ चिल्लाए, राहुल! राहुल मेरे दोस्त, क्या तुम जिंदा हो? बदले में जवाब आया, नहीं। अब मैंने बोला, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था और ये सब क्या है? राहुल ने चिल्ला के बोला, नहीं, वो झूठ है। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मुझे मार दिया गया था। लेकिन किसने और क्यों? जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया था, उसी ने ही मुझे धोखा दिया। तुम्हारी पत्नी श्रेया ने? लेकिन क्यों? उससे मुझसे प्यार नहीं था, वो सिर्फ मेरे दौलत से प्यार करता था। उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके मुझे लौट के मुझे मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो सब मेरे नौकर बिमल ने देख लिया था और उसका एक वीडियो भी बना लिया था। फिर उसने मुझे कॉल किया और मुझे सब कुछ बताया। हेलो सर, हेलो, आपको मारने का प्लान बनाया गया है सर। सर वो लोग आपको मार डालेगा सर, वो लोग आपको मार डालेगा। लेकिन वो लोग कौन है? आपके बीवी सर और उनके बॉयफ्रेंड सर, उन्होंने आपको लूट के आपको मारने का प्लान बनाया है सर। क्या? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? उसका सबूत मेरे फ़ोन में है सर। याद रखना सर, बुक शेल्फ के 30वीं लाइन पे। उसके साथ दान करने के बावजूद भी मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। घर वापस जाने के बाद श्रेया ने मुझे धोखे से बाहर बुलाया। उसके पास जाते ही अचानक किसी ने पीछे से तलवार चला दिया। मैं कुछ समझने से पहले ही श्रेया ने भी तलवार निकाल के मेरा सीना चीर दिया। जब तक मैं सब कुछ समझा तब तक बहुत देर हो चुका था। मरने के बाद उन दोनों ने मेरे लाश को वहां से हटा दिया था। लेकिन तुम्हारे अंतिम क्रिया के वक्त हम वहीं पे थे और तुम्हारा लाश भी हुआ था। नहीं, वो लाश मेरे नौकर विमल का था। उनको विमल के वीडियो के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए उन्होंने विमल को मेरे कपड़े पहना के ट्रक से कुचलवा दिया। लेकिन विमल ने मरते दम तक भी उनको नहीं बताया था कि उसने फोन को कहाँ छुपाया था। लेकिन फिर तुम्हारे लाश का उन्होंने क्या किया? दफना दिया। लेकिन कहा?
राहुल ने घर के बीच रखे उस बड़े से टेबल की तरफ इशारा किया। ठीक उसी के नीचे। हाँ? क्या? श्रेया के बॉयफ्रेंड प्रवीण ने तब ये घर नया नया खरीदा था। उस दिन मुझे मारने के बाद उसने मुझे ठीक उसी जगह दफना दिया। 1 मिनट, मतलब इस घर के ओनर प्रवीण ही श्रेया का बॉयफ्रेंड था? हाँ, वही है वो धोखेबाज। और जब से उसने मुझे यहाँ दफनाया है तब से मैं यहीं कैद हूँ, क्योंकि मेरे आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिला है। इसलिए इस घर में जो भी आते थे मैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करता था, लेकिन सब लोग मुझसे डर के भाग जाते थे। लेकिन जब अरविंद पहली बार यहाँ आया तब मुझे लगा शायद अब मुझे शांति मिलेगा। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान खींचना था और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बताओ, मेरी आत्मा को शांति दिलाने में मेरी मदद करोगे? जरूर मेरे दोस्त, उन शैतानों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे आत्मा को शांति दिलवाऊंगा, और जिन्होंने भी तुमको हमसे छीन लिया है उनको खून के आंसू रुलाएंगे। तुम हमें सिर्फ एक बार बताओ, कहां है वो धोखेबाज श्रेया और प्रवीण? ऊपर वाले का विचार बिल्कुल निष्पक्ष होता है। सच्चे प्यार को जो धोखा देता है ऊपर वाला उसे माफ नहीं करता। मुझे मारने के बाद मेरी सारी दौलत अपने नाम कर लिया, और श्रेया को भी उसने उसी तरह से धोखे से मार दिया जिस तरह से श्रेया ने मुझे धोखा देके मुझे मार दिया था। उस धोखेबाज श्रेया के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन राहुल, सबसे पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारे आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? मेरी अस्थियों से मेरी अंतिम क्रिया करने से ही मुझे शांति मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें विमल के फोन को ढूंढना पड़ेगा और अपराधियों को उनके किए की सजा देना पड़ेगा। तभी जाके मेरी आत्मा को पूरी तरीके से शांति मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। सिर्फ तुम दोनों ही मुझे इंसाफ दिला सकते हो और मेरे आत्मा को शांति दिलवा सकते हो। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अलविदा मेरे दोस्तों। और फिर वो हमेशा के लिए हमें अलविदा कह के चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही लाइट वापस आ गया था, लेकिन उस रात को हम दोनों को ही बिल्कुल भी नींद नहीं आया था। आज उस रात और उस घटना को बीते 2 महीने हो गए हैं। अगली सुबह ही हमने राहुल के फैमिली को सब कुछ बताया था। बिमल का फोन भी हमें एग्जैक्ट उसी जगह में मिला था जैसा कि राहुल ने कहा था। उस डार्क रूम को खोद के राहुल का स्केलेटन निकाला गया और डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि वो स्केलेटन राहुल का ही है। 3 लोगों को मारने के जुर्म में प्रवीण को फांसी दिया गया और मेरे दोस्त राहुल का फिर से अंतिम क्रिया किया गया, जिससे उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गया। और अब अरविंद भी रात को चैन से सो पाता है। जाहिर सी बात है, अब वो और उस किराए के घर में नहीं रहता। अब वो अपने घर में रहता है, अपने फैमिली के साथ। कल रात मैंने एक अच्छा सपना देखा जिसमें मैं, अरविंद और राहुल घूमने गए थे एक ट्रिप पे। हम सब बहुत खुश थे और हम में राहुल ही सबसे ज्यादा खुश था। सुबह जागने के बाद ही अरविंद का कॉल आया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अरविंद को भी कल रात वही सेम सपना आया था जो कि मुझे आया था।
और वो सपना इतना असली लग रहा था जैसे वो सपना नहीं, वो सच में हो रहा है। हे गाइस, सो यही था आज का हमारा स्टोरी द डार्क रूम। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी टिल एंड। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। सो हमें कमेंट में अपना अपना फीडबैक शेयर करो। एंड इफ़ यू गाइस रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि स्टोरी बनाने में बहुत ही मेहनत लगा था गाइस। एंड अभी हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द प्लॉट ट्विस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आप सुन सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट स्टोरीज फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो डूड अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो, जिससे कि हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे कूल।